तो आप सभी का स्वागत है अगेन पार्ट 2 में। और चैप्टर हम थर्ड पढ़ रहे हैं, प्लानिंग एंड द डेवलपमेंट। आई होप आप सभी लोगों ने वीडियो लेक्चर सीरीज का पहला पार्ट देखा होगा। इस पूरे चैप्टर के अंदर बेसिक जो बात हमने करी थी वो प्लानिंग कमीशन की बात करी थी, और हमने पिछले पार्ट में इसके बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। आई होप आप सभी लोगों ने हमारा ऐप ज़रूर डाउनलोड करा होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके ज़रूर डाउनलोड करिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाती है। इस ऐप में आपको ये सारी की सारी चीज़ें हम अवेलेबल करवाने वाले हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप इंस्टाग्राम एपी फैमिली और टेलीग्राम अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट पे ज़रूर जुड़ने की कोशिश करिएगा। तो हमने पिछली क्लास में बात करी थी कि किसी भी कंट्री को डेवलपमेंट के नाम पर अगर आगे बढ़ना है तो भैया कंट्री का टोटल पैसा पता होना चाहिए, कंट्री की टोटल पॉपुलेशन पता होनी चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग कंट्री कितना पैसा कहाँ खर्च करेगी। तो दिस इज कॉल्ड द प्लानिंग डेवलपमेंट। ऐसा डेवलपमेंट जो प्लान बेस्ड हो, प्लानिंग के नाम पर हो, उसी के हिसाब से चीज़ों को डेवलप करते रहो तो प्लान डेवलपमेंट हो जाता है। अब एक छोटा सा एग्जांपल घर की गृहिणी का ले लीजिए। हस्बैंड काम करके घर पे 15,000 रुपये देता है, और 15,000 रुपये में से वो गृहिणी जो होती है वो सोचती है कि इस पैसे को किस तरीके से यूटिलाइज करा जाए कि इससे मैक्सिमम यूज लिया जा सके और सभी की आवश्यकता भी पूरी हो सके। सेम कंट्री लेवल पर पीएम करता है, देश का सारा पैसा देखता है कहाँ कितना लगाना है और उसमें से कितना प्रॉफिट निकालना है। ये चीज भी देश का पीएम करता है। और हमारे भारत देश के अंदर प्लानिंग डेवलपमेंट के नाम पर प्लानिंग कमीशन बनाया गया, और इस प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके अब नीति आयोग कर दिया गया। तो सोचिए ये थॉट प्रोसेस हमारे भारत के अंदर कहाँ से आया था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस थॉट प्रोसेस के बारे में जानने के लिए। तो 1950s के टाइम पीरियड में हमने प्लानिंग कमीशन बनाया, और प्लानिंग कमीशन जब हमने बनाया दोस्तों, तो आपको पता है हमारी कंट्री गुलाम थी किसकी? यूके की गुलाम थी। इंग्लैंड के लोगों ने गुलामी हमारे ऊपर करी। तो उस वजह से क्या हुआ कि हमने कहा कि यार हमें आज़ाद भारत में अगर डेवलपमेंट करना है तो एक तरीके से डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। और आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि हमारे देश का संविधान एक उधार का थैला है। और ये जो प्लानिंग कमीशन का हमने सिस्टम लिया वो हमने यूएसएसआर से लिया। तो यूएसएसआर एक ऐसी कंट्री थी, अगर आपको सोवियत संघ के बारे में पता हो, आपने हमारी क्या कहते हैं जो वर्ल्ड बुक वाली बुक है वो सीरीज आपने हमारी ज़रूर देखी होगी। उसमें हमने बताया था कि यूएसएसआर किस तरीके से रशिया बनता है। तो यूएसएसआर जब कंट्री थी 1922 के अंदर ये लोग अपना संविधान लेके आए थे, और उस संविधान के अंदर इन लोगों ने 5 ईयर प्लान यानी कि 5 साल में किस तरीके से क्या काम करने की जरूरत है, पैसा कहाँ लगाया जाएगा, ये सबसे पहले यूएसएसआर कंट्री लेके आई। उसके बाद इसी कंट्री से हमने अच्छी बात उठाई और 5 ईयर प्लान हमने भी लाके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया। तो इस तरीके से 5 ईयर प्लान आया। और आप लोगों को फंडामेंटल ड्यूटीज पता होगी, अभी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो ये चीज भी हम लोग क्या कहते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में यूएसएसआर से ही लेके आए थे। The idea is very simple. The government of India prepare a document that has planned for all its income and the expenditure for the next 5 year. बहुत सिंपल सा तरीका है, एक आइडिया है, इसमें सरकार अपना खर्च और साथ में अपनी इनकम को 5 सालों के लिए तय कर लेगी, और इससे पता लगा लेगी कि भैया कितना हमारे पास पैसा आएगा और कितना हमें खर्च करने की जरूरत है। वो होता है टोटल पूरी तरीके से प्लान की 5 ईयर प्लान क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू द बजट द सेंट्रल एंड ऑल स्टेट डॉक्यूमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। इसलिए सरकार जब भी बजट पेश करती है 2 लेवल में पेश करती है। एक होता है एक्सपेंडिचर, मतलब नॉन प्लान, एक होता है प्लान, एक होता है नॉन प्लान, यानी कि कंट्री का टोटल पैसा प्लान तरीके से कैसे खर्च होगा वो हमारी बेसिक प्योरिटी के ऊपर फिक्स हो जाता है। कि मान लीजिए कि केरला के अंदर ये फंड जाना है, बंगाल में ये जाना है, उत्तर प्रदेश में जाना है, बिहार में ये जाना है, ऐसे फंड हमारा तय हो जाता है। लेकिन नॉन प्लान बजट जो होता है हमें उसके ऊपर भी साल के अंदर देखना पड़ता है। मान लीजिए कोई महामारी आ गई, कोई एपिडेमिक हो गया, कोई पेंडेमिक हो गया, कोई तूफान आ जाए, कोई स्टॉर्म आ जाए, कोई सुनामी आ जाए, कहीं पे सूखा पड़ जाए, तो ऐसे में भी सरकार को वहां पैसा खर्च करना पड़ता है। तो इसीलिए प्लान 2 ही तरीके से बनता है, बजट और नॉन बजट, यानी कि प्लान और नॉन प्लान। तो हर साल आपको पता है सरकार इस बजट को पेश करती है। तो हमारे भारत के अंदर जब से प्लानिंग कमीशन बना था 1951 से लेके 2014 तक अगर हम देखें तो 15 मार्च 1950 के अंदर पहला 5 ईयर प्लान आया था, और लास्ट 1 जनवरी 2015 को
प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग हो गया था। तो दोस्तों अभी आपको पता होगा हमारा 12वां 5 ईयर प्लान चल रहा है और उसके बाद 13वां भी लॉन्च किया जा चुका है। जब से भारत देश आज़ाद हुआ है 13 5 ईयर प्लान हमारे भारत के अंदर आ चुके हैं। लेकिन सारे 5 ईयर प्लान आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना तो आपको सारे पढ़ने की जरूरत है। एक चार्ट बना लो, देख लो कब से कब तक है, कब से कब तक, और किस 5 ईयर प्लान के अंदर किस चीज पे फोकस करा गया है। लेकिन क्योंकि आप लोग अभी क्लास 12th में हो तो क्लास 12th के अंदर उसी बेसिक चीज को बताया जाएगा, बेसिक चीजों के अकॉर्डिंग ही सारी चीजों को प्लेस करा जाएगा और देन फिर आपको सारा का सारा अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो ये बेसिक है। तो आप शुरुआती 3 पढ़ लो। आप क्लास 12th में हो तो क्लास 12th के अकॉर्डिंग 3 पढ़ो, बहुत है आपके लिए, क्योंकि फिर आपको आगे भी तो पढ़ने की जरूरत है। जब आप कॉलेज में जाओगे या बजट क्या होता है एटलीस्ट आपको छोटा मोटा ओवरव्यू मिल तो गया ना, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप आगे भी पढ़ पाओगे, है ना। तो इसीलिए हमारी एनसीईआरटी जो है क्लास 12th के बच्चों को सिर्फ कितनी बताती है, 3 5 ईयर प्लान। पहला 5 ईयर प्लान 1950 से 1956 में, सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 से 1961 में, थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 1966 तक। उसका चौथा 5 ईयर प्लान 1966 से लेकर 69 तक ये प्लान हॉलीडे था। इस टाइम पीरियड पे कोई भी बजट पेश नहीं हुआ था या कोई भी 5 ईयर प्लान पे हम लोग काम नहीं कर रहे थे, इसीलिए इसे प्लान्ड हॉलीडे कहा जाता है। एनसीईआरटी आपको सिर्फ 3 क्या कहते हैं जो 5 ईयर प्लान है उसके बारे में बताती है। तो एक एक करके हम पढ़ने की कोशिश करते हैं और 5 ईयर प्लान जो है वो कौन कौन से पेपर में आने के चांस है। पहला 5 ईयर प्लान 1951 से लेकर 1956 के बीच में पहला 5 ईयर प्लान, जिसको किसने दिया दोस्तों, जिसको के.एन. राज ने दिया। इसको बोलते हैं हैस्टल स्लोली, इट मींस धीरे धीरे करो, यानी कि धीरे धीरे चलो। और इसका मेन मकसद यही था कि हम लोग पूरी तरीके से एग्रीकल्चर पे फोकस करेंगे। सेंट्रल आइडिया था एग्रीकल्चर पे फोकस करना। मतलब सरकार 1951 में जैसे ही 5 ईयर प्लान लेके आती है वो कहती है कि किसान मजबूत होगा जब जाके देश मजबूत होगा। एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन जितना ज्यादा होगा फिर हमें बाहर से गेहूं, अनाज, दूध, दही खरीदने की जरूरत नहीं होगी। हमारी कंट्री के अंदर इतना सारा स्टॉक हो जाएगा कि हमें बाहर से खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो दैट इज वाई कृषि पे पूरा ध्यान दिया गया। इसके चीफ आर्किटेक्ट के.एन. राज थे। आप देख सकते हो के.एन. राज क्या कहते हैं उस टाइम पीरियड पे तिरुवनंतपुरम के क्या कहते हैं लीडर थे, वहीं उनकी डेथ हुई थी। बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे और इन्होंने ही 5 ईयर प्लान का क्या कहते हैं उस समय सिस्टम जो था वो इन्होंने स्टडी करा था और बताया था। अब क्योंकि एग्रीकल्चर की जरूरत है हमें, तो एग्रीकल्चर के लिए पानी चाहिए होता है, इसलिए हमने बहुत सारे डैम्स बनवाए और इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई की सुविधाएं जो थी वो हमने शुरू करवा दी। और इससे हमने पहला स्टेप लिया डेवलपमेंट के नाम पे। और आप देख सकते हो भाखड़ा डैम जो था बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में, हमने उसी टाइम पीरियड पर डैम बनाया था। इसका कंस्ट्रक्शन 1948 में शुरू हुआ था और 1963 के अंदर जाके खत्म हुआ। इसके फायदे फिर आप देख सकते हो, सतलुज नदी पे बना हुआ डैम है ये और इसकी हाइट 741 फीट जितनी है, इसकी लेंथ 1700 फीट है, चौड़ाई लंबाई सारा कुछ आप देख सकते हो। लेकिन मेन बात पता है क्या दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के अंदर जब ये डैम बनाना तो इस डैम से वहां तक पानी पहुंचाया जा सकता था, उत्तर प्रदेश और साथ में बिहार के प्लेसेस पे जहां तक पानी नहीं पहुंच पा रहा था। और इसी वजह से क्या हुआ, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में इसकी कहीं ज्यादा बजट की उम्मीद की गई थी। बाद के दिनों में यानी 1960 के दशक से लेकर 1970 के दशक के शुरुआती सालों तक बचत की मात्रा में लगातार कमी आई। कहने का मतलब ये है कि फोकस यही करा जा रहा है सरकार के द्वारा कि भैया डैम बनाओ और जहाँ पे भी एग्रीकल्चर नहीं हो पा रहा वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रमोट करो। और उसके साथ साथ ये जो हमारी बचत की आदत है, सेविंग का फॉर्मूला, सेविंग की हैबिट, इसको बढ़ाने की कोशिश करो। सेकंड 5 ईयर प्लान पीसी महालनोबिस के द्वारा 1956 से लेकर 1961 तक। पीसी महालनोबिस नाम देख सकते हो आप, यहाँ पे प्रशांत चंद्रा इनका नाम है, प्रशांता चंद्रा, ठीक है। कोलकाता वेस्ट बंगाल से थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विख्यात वैज्ञानिक और सांख्यिकीवादी, स्टैटिक्स पढ़ने वाले व्यक्ति थे। भारतीय सांस्कृतिक संस्थान 1931 के अंदर जब बना ना तो इसके संस्थापक माने जाते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार है और इन्होंने कहा तेजी से औद्योगिकरण की आगे बढ़ो और सार्वजनिक क्षेत्रों के अंदर जो पब्लिक सेक्टर है उसको बढ़ाने की कोशिश करो। और इन्होंने क्विक ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत तेजी से डेवलपमेंट की बात करी थी। इनका सेंट्रल आइडिया था कि इंडस्ट्रीज को बढ़ाया जाए, तो ये वो दौर था जिस समय इंडस्ट्रीज को बढ़ाया जा रहा था। तो आप ये कह सकते हो मेजर प्रोजेक्ट जैसे कि जो बाहर की इंडस्ट्रीज अगर भारत में आना चाहती है तो उसमें सब्सिडीज देने की जरूरत है।
ताकि बाहरी कंट्री जब हमारे प्रोजेक्ट को अडॉप्ट करेगी, हमारी कंट्री में आएगी, तो उन्हें कुछ तो फायदा होना चाहिए। तो ये चीज़ वही लेके आए। दूसरा, उन्होंने मेजर इंडस्ट्रीज को कहा कि पब्लिक सेक्टर में होनी चाहिए। मेजर इंडस्ट्री जैसे कोल हो गया, तेल हो गया, रेलवे हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सारा का सारा क्या होना चाहिए, ये सारा का सारा पब्लिक सेक्टर में होना चाहिए, इनका मानना ये था। डेवलपमेंट बहुत सारी करवाई और बाहर के देशों की टेक्नोलॉजी अपने भारत देश के अंदर मंगवाई। तो दोस्तों आप कह सकते हो कि ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम की तरह भी थी। इंडिया वॉज टेक्निकली बैकवर्ड, सो इट हैड टू स्पेंड प्रीशियस फॉरेनर एक्सचेंज टू बाय टेक्नोलॉजी फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट। और आपको पता होगा भैया, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, पर इस टेक्नोलॉजी को दूसरी कंट्री से अडॉप्ट करने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा हमारे पास था नहीं। और अगर पैसा हमारा दूसरी कंट्री में जा रहा है तो भैया फिर हमारे खुद की जो इनकम है वो तो जाएगी जाएगी ना। तो इसलिए डेवलपमेंट जो है एक तरीके से अच्छी भी है ये वाली, पर इसके नेगेटिव पहलू भी बहुत सारे हैं। सो दैट इज वाई अगर दोनों को कंपेयर करा जाए, अगर एग्रीकल्चर और फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान को देखें, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री है। तो बहुत सारे लोग इसको अच्छा भी मानते हैं, बहुत सारे लोग इसको बुरा भी मानते हैं। तो पहले विवाद एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री अगर हम देखें, तो जो लोग एग्रीकल्चर के सपोर्टर्स थे वो क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे, जैसे लीडर है जेपी कुरियप्पा और चरण सिंह, उन्होंने रूरल और अर्बन एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करा। ये अच्छी बात रही। इन्होंने कहा कि भैया जो पहला 5 ईयर प्लान था, अगर वो एग्रीकल्चर के ऊपर है तो बहुत अच्छा है, और गांव के अंदर हमें एग्रीकल्चर के अंदर टेक्नोलॉजी को बढ़ाना चाहिए था, ना ही कि इंडस्ट्रीज को बढ़ाना चाहिए था। जबकि मेजर ऑफ इंडियंस डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर एज देयर सोर्स ऑफ इनकम। अब जब एग्रीकल्चर पे ही ज्यादातर लोग हैं, तो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लिए नहीं आनी चाहिए थी, टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर के लिए आनी चाहिए थी, ताकि हमारा किसान मजबूत हो सके, है ना। तो नेग्लिजेंस टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर में इफेक्ट द लाइफ ऑफ मैनी। और तो उन लोगों का मानना यही था जो सपोर्टर थे एग्रीकल्चर्स के। तो उन्होंने कहा कि भैया अगर आप कृषि को अनदेखा करते हो तो इससे आप बहुत चीज़ों को अनदेखा कर रहे हो और बहुत लोगों की लाइफ भी खराब हो रही है। तो इसीलिए स्टेबल एग्रीकल्चर अगर रहेगा कंट्री के अंदर, तो देश में फूड सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी अच्छी चीज़ें बनी रहेंगी। लेकिन वहीं पे अगर हम पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की बात करें, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि अगर देश मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ आगे जाएगा तो बहुत बेटर रहेगा। रीजन क्या है? रीजन ये कि सारा कुछ सरकार नहीं चला सकती है, तो इसलिए कुछ प्राइवेट करने की भी जरूरत है, इसलिए मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाने की जरूरत है। तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि अगर प्राइवेट सेक्टर होगा, यानी कि इंडस्ट्रीज होगी, तो सरकार को भी फायदा होगा, लेकिन उसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ बुरी चीजें भी हैं। एग्जाम्पल के लिए, प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया नॉट इनफ स्पेस एंड द सपोर्ट टू। लोगों का मानना यह था कि जब सब कुछ सरकार ही कर लेगी तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज के हाथों में कुछ जाएगा नहीं, और अगर सब कुछ सरकार करेगी तो इसका लॉस भी बहुत तगड़ा है। अभी आप एग्जाम्पल देख लो कि एजुकेशन और हेल्थ केयर कहीं ना कहीं अभी भी सरकार के हाथों में है, लेकिन क्या अभी भी वहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है? नहीं, ना के बराबर देखने को मिलती है। इसलिए 1956 के बाद जब सेकेंड 5 ईयर प्लान आया और इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट की बात हुई, तो लोगों ने ये कहना चालू कर दिया कि भैया, बहुत हाइडलाइनर से कहते थे कि प्राइवेट सेक्टर होना चाहिए, लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर बनाते हो तो उनको लाइसेंस दे दो या परमिट दे दो, ताकि प्राइवेट सेक्टर भी थोड़ा सा एक्सप्लोर हो सके। और सरकार के हाथों से सारे काम हो रहे हैं तो सरकार भी कितना काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। इसलिए प्राइवेट सेक्टर की तरफ लोग आगे बढ़े। तो जो प्राइवेट सेक्टर यानी कि इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रहे थे, उनका मानना क्या था? restrictions on foreign import deny the opportunity of Indian farms to compete with multinational company, so no incentive to import for the Indian company। यानी कि विदेशी आयात पर प्रतिबंध से भारतीय कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के अवसर से वंचित कर दिया गया। इसलिए भारतीय कंपनियों के लिए सुधार करने का कोई प्रोत्साहन नहीं था। अगर आप बाहर की कंट्री को, बाहर की इंडस्ट्रीज को भारत में नहीं लाओगे, तो जो भारत की कंपनी प्राइवेट हो रखी है या भारत की कंपनी जो सरकारी है, वो अपने कामों को कैसे तय कर पाएगी कि हम लोग ठीक काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं? क्योंकि जो डेवलप कंट्री होती है वो तो हर एक चीज को सिस्टमैटिक ढंग से काम करती है। लेकिन सरकार ने शुरुआती समय में कभी नहीं सोचा कि फॉरेन ट्रेड भारत में आना चाहिए, लेकिन जब बाद में लोगों को एनालाइज हुआ कि यार सच में फॉरेन ट्रेड भारत में अगर आएगा तो ही हमें पता चलेगा कि हमारा सामान अच्छा है या नहीं। एग्जाम्पल के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हमारी कंट्री के अंदर कई हजार साल पहले से इंटरनेट फैसिलिटीज थी, लेकिन फिर भी वो उस लेवल की स्पीड नहीं दे पाती थी
जब भारत के अंदर एयरटेल आया, आइडिया आया, वोडाफोन आया, तो उन्होंने सर्विस को थोड़ा सा एडवांस कर दिया। एग्जाम्पल के लिए और भी चीज़ें देख सकते हो, एग्जाम्पल के लिए टेलीफोन देख लो, इंटरनेट देख लो। हम लोग नहीं ला पाए, लेकिन जब बाहरी कंट्री हमारी कंट्री के अंदर आई बिजनेस करने के लिए, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें हमें दी। तो इससे हमने अपनी प्रेजेंट जो इंडस्ट्रीज थी उसको ठीक करने की कोशिश करी। तो मतलब हर किसी के फायदे और नुकसान दोनों है। ये आपका नज़रिया है कि आप इसे किस तरीके से देखने की कोशिश करते हो। बस ये है कि इसका ये दिक्कत क्या हुई कि स्टेट इज़ इनएक्टिव इन पब्लिक एजुकेशन एंड द हेल्थ केयर। अब जब ये चीज़ें प्राइवेट हो गई तो स्टेट इसमें पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पा रही है। स्टेट इंटरफेरेंस ओनली इन द लेस प्रॉफिटेबल सेक्टर, और सरकार हमेशा उन चीज़ों पे फोकस करने की कोशिश कर रही है जहाँ से उन्हें प्रॉफिट हो सकता है। स्टेट हमेशा क्या कहते हैं, मतलब स्टेट इंटरवेंशन डिड नॉट हेल्प द पुअर, इट क्रिएट द मिडिल क्लास। और जब वो बार बार स्टेट जो है, सरकार जो है हस्तक्षेप करती है, वो गरीबों को पूरा फायदा नहीं पहुंचा पाती है, लेकिन मिडिल क्लास और क्रिएट होता चला जाता है। तो बाद में मेजर डेवलपमेंट है, इसे हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही हमारे इस सेशन के अंदर। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी कि सरकार ने किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान कैसे किया, क्या नहीं किया, ठीक है। अभी जो लास्ट 5 ईयर प्लान चल रहा है वो मुझे बताइए कि कौन से नंबर का है, उसका मेन फोकस क्या है, उसमें ग्रोथ क्या रही, सारी चीज़ें कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और हाँ, लास्ट तक आ गए तो ऐप को ज़रूर डाउनलोड करते हुए जाइएगा। दिस इज इट इन दिस वीडियो।